हाय दोस्तों, वेलकम टू मिर्जा वीलॉग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत रोमांचक होने वाली है। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अली जिन्ना। मेरे ही कारण भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था। मैंने 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिलाए ताकि भाईचारा बना रहे। मैंने पाकिस्तान को एक भी रुपया दिए जाने का विरोध किया, लेकिन गांधी के पाकिस्तान प्रेम के कारण मुझे झुकना पड़ा। यह कहानी 1947 की उस तपती धूप से शुरू नहीं हुई जब सीमा रेखा खींची गई थी, बल्कि इसकी जड़ें सदियों पीछे और हजार मील दूर लंदन की उन गलियों में छिपी है जहां एक नौजवान भारतीय अपनी पहचान तलाश रहा था। 25 दिसंबर 1876 को कराची के खारादड़ इलाकों में एक बच्चे ने जन्म लिया। उसके बाबा जिन्ना भाई पूजा, जो एक संपन्न व्यापारी थे जिन्होंने हिंदू धर्म से निकलकर इस्लाम धर्म अपनाया था, उन्होंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद अली जिन्ना रखा। जिन्ना बचपन से ही जहनशीन। 1892 वो वकालत की पढ़ाई पढ़ने लंदन चले गए। लंदन की आबो हवा ने जिन्ना को पूरी तरीके से बदल दिया। पढ़ाई खत्म होने के बाद में ऐसे अंग्रेज बन के अपने घर लौटे और नमाज से ज्यादा अपनी कानूनी किताबों पर और सूट बूट पहनने पर उनका ध्यान रहता था। जब वो 1896 में अपने घर लौटे तो उनके बाबा का कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब जिन्ना के पास न दौलत थी और न पहचान। उन्होंने बम्बई को अपना काम करने का जगह चुना और जल्द ही इस शहर के सबसे मशहूर और महंगे वकील बन गए। इस समय के जिन्ना और 1947 के जिन्ना में बहुत सा फर्क आ गया। शुरुआती दौर में जिन्ना बहुत ज्यादा कट्टर धर्म के पालन करने वाले थे। वो भारतीय कांग्रेस के सदस्य थे और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना उस्ताद मानते थे। उनकी देशभक्ति पर किसी को सरोजनी नायडू ने तो उसको हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत तक कह दिया था। 19वीं सदी के अंत तक अंग्रेज लोग समझ चुके थे कि अगर भारत पर राज करना है तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना होगा। उस समय बंगाल रेसिडेंसी गतिविधियों का केंद्र था। बिहारी, बंगाली और हिंदू सारे लोग मिलकर अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था उसको भगाने के लिए। तभी लॉर्ड कर्जन की 1905 में एंट्री होती है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने चाल चली। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजन करने की ठान ली। उसने तर्क दिया कि बंगाल बहुत बड़ा है, इसको बांटना जरूरी है, लेकिन असलियत कुछ और थी। इस बंटवारे में एक हिस्सा मुस्लिम के अंडर में आया और दूसरा हिस्सा हिंदू के अंडर में आया। उसने मुस्लिमों को यह सपना दिखाना शुरू किया कि नए प्रांत में तुम्हारे मुस्लिम की सत्ता होगी। यह भारत की अखंडता पर पहला कुल्हाड़ी का प्रहार था। कुल्हाड़ी मालूम है ना? इसी तरीके से अंग्रेज ने हिंदू और मुसलमान के बीच आग की चिंगारी भड़का दी। ढाका के नवाबों और मुस्लिम कम्युनिटी को उकसाया। 1906 को ढाका में एक सभा हुई जहां अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिमों की राजनीतिक अधिकार की रक्षा करना बताया गया। ब्रिटिश हुकूमत इस नई पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के तरीके से इस्तेमाल करना चाहती थी। दिलचस्प बात यह है कि मिस्टर जिन्ना मुस्लिम लीग के बिल्कुल खिलाफ थे। उसने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति की आलोचना की और कांग्रेस के मंच से एक राष्ट्र की बात। इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये इंसानी अहंकार की भी कहानी है। जिन्ना वकालत की दुनिया में नेहरू और पटेल से ज्यादा पढ़े लिखे थे। वो एक कामयाब और ईमानदार वकील थे। जवाहरलाल नेहरू एक प्रभावशाली और अमीर घर से ताल्लुक रखते। इन नेताओं के बीच विचारों का ही नहीं, व्यक्तित्व का भी टकराव था। जिन्ना को लगता था कि कांग्रेस में उसकी उपेक्षा हो रही है, जबकि नेहरू और पटेल की लोकप्रियता गांधी जी के सामने बहुत ज्यादा हो रही थी। 1909 के सुधारों के जरिए अंग्रेजों ने मुस्लिमों को फर्स्ट निर्वाचन का आदेश दे दिया। मुस्लिम सीटों पर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होंगे और सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे। यह वह दौर था जब भारत की राजनीतिक जमीन पर हम और तुम की दीवार खड़ी की जा रही थी। जिन्ना अभी भी एकता के सूत्र में बंधे हुए थे, लेकिन मंच तैयार हो चुका था ऐसे नाटक के लिए जिसका अंत करोड़ों लोगों के आंसुओं और खून से होने वाला था। पहले युद्ध की समाप्ति के बाद भारत की राजनीति में एक ऐसे आदमी की एंट्री हुई जिसने न सिर्फ आंदोलन का तरीका बदला, बल्कि जिन्ना जैसे विचारक की जमीन ही हिला दी। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। जिन्ना और गांधी जी दोनों ही वकील और दोनों ही गुजरात के ही रहने वाले थे, लेकिन उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। जिन्ना बैठक कक्ष की राजनीति और कानूनी दलीलों और कॉन्स्टिट्यूशन यानी संवैधानिक चर्चाओं के कायल थे।
वही गांधी जी ने राजनीति को बैठक कक्ष से बाहर निकालकर सड़क की धूल पर ला खड़ा किया। 1916 में जिन्ना ने राजनीतिक सूझबूझ के कारण लखनऊ में राजनीतिक समझौता करवाया। यह वह दौर था जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही कुर्सी पर बैठे हुए थे। जिन्ना को लगने लगा था कि ये हिंदू मुस्लिम के सबसे बड़े पुल बन चुके हैं, लेकिन 1920 का दौर आते आते माहौल बदल गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाकर एक जंग छेड़ दी। जिन्ना इस धार्मिक भीड़ वाली राजनीति से बिल्कुल डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि सड़कों पे उतरी हुई भीड़ लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि अराजकता के लिए। इसी वैचारिक मतभेद के कारण 1920 में जिन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। यह भारतीय इतिहास का वह मोड़ था जहां से रास्ते बिल्कुल अलग हो गए। कांग्रेस छोड़ने के बाद जिन्ना राजनीति में हाशिए पर चले गए। उन्हें लगा कि गांधी की आंधी में उनकी दलीलें खो गई हैं। हताश होकर वो लंदन चले गए और वही अपनी वकालत करने लगे। लेकिन भारत में मुस्लिम लीग का भविष्य धुंधला रहा था। 1930 में अल्लामा इकबाल और लियाकत खान अली जैसे नेताओं ने मिस्टर जिन्ना को दोबारा आने के लिए उकसाया। जिन्ना को समझ में आ गया था कि भारत की भावी राजनीति में अगर अपना वजूद बचाना है, मुझे मुसलमान कम्युनिटी का नेता बनना होगा। इस बार वो भारत आए, मगर उसके हाथ में सुलह की चिट्ठी नहीं बल्कि पृथक पहचान का झंडा था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बाद 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। ये चुनाव भारत के इतिहास में निर्णायक मोड़ साबित हुए। दोस्तों, मिर्जा को दीजिए इजाजत और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में इसी वीडियो का अंत लेकर। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।